नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में होगी और इसमें हम शुरू से नहीं आखिर से शुरू की तरफ चलेंगे। कहने का मतलब है कि पेशेंट डायलिसिस पर है या जाने वाला है तो वहाँ से रिवर्सल की तरफ कैसे पहुँचा जाए, इस विषय पर आज की वीडियो होगी। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी यह वीडियो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के सामने से गुजरे तो काइंडली प्लीज़ कमेंट करें। अगर मेरे बताने में कोई गलती हो तो मुझे करेक्ट करें, और अगर मैं अपने व्यूअर्स को ठीक और सही जानकारी दे रहा हूं तो भी कमेंट करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और व्यूअर्स का विश्वास भी, और मैं आभारी रहूँगा। तो शुरू करते हैं। किडनी फेलियर ऐसा रोग है जिसका पता तब चलता है जब किडनी लगभग 80% फेल हो जाती है, तब कहीं जाकर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में पानी भर जाना, जी मचलाना, उल्टी आना, स्वेलिंग होना। तब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, और वह भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, जैसे MBBS या BAMS डॉक्टर के। ज़्यादातर डॉक्टर्स रिपोर्ट देखने के बाद पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं, जो कि एक सही रास्ता है। परंतु कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को पकड़कर बैठ जाते हैं सिर्फ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, और फिर पेशेंट की जान पर बन आती है, और लास्ट में कह देते हैं कि अब आप बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाइए। तो कृपया आप ऐसी गलती ना करें जिससे आप बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। यहाँ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप खुद अपनी किडनी की पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट वह फेल हो चुकी है और कितने परसेंट काम कर रही है। तो जो आपका ब्लड टेस्ट किडनी फंक्शन के लिए हुआ है उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू दी गई होगी। बस इसी से आप खुद पता लगा सकते हैं। इसका फार्मूला है क्रिएटिनिन वैल्यू +2 × 10 = जो भी आए उतने परसेंट किडनी फेल हो चुकी है, मतलब काम नहीं कर रही है। क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.3 होती है। तो अगर मान लीजिए आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू है 2, तो 2 + 2 = 4 × 10 = 40% किडनी काम नहीं कर रही है। इस स्टेज पर यह 60% काम कर रही है। अब अगर यही क्रिएटिनिन वैल्यू 6 हो जाए तो 6 + 2 = 8 × 10 80%। इसका मतलब है 80% किडनी काम नहीं कर रही है, सिर्फ 20% किडनी फंक्शनेबल है। और इस स्टेज पर लक्षण साफ दिखाई देंगे बीमारी के, ना कि 40% या 50% फेल होने पर। अब मान लीजिए कि 80% किडनी फेल हो चुकी है, तो क्या करें? आप सीधे एलोपैथिक हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें, क्योंकि वहां जाने से वे तुरंत इस बात का पता लगा लेंगे कि आपकी किडनी के फेलियर का कारण क्या है। मेनली इसका 80% कारण होता है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप, या फिर डायबिटीज़, या दोनों ही। कुछ केसेस में मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे पेन किलर की हायर डोजेस बिना डॉक्टर के या फिजिशियन के सलाह के ले लेते हैं पेशेंट, या फिर भस्में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उन्हें ले लेते हैं, और अगर उन्हें किडनी फिल्टर नहीं कर पाती तो खुद डैमेज हो जाती है। चलो, अब तो किडनी फेल हो चुकी और आप हॉस्पिटल भी पहुंच गए तथा प्रिस्क्रिप्शन भी ले लिया और दवाइयाँ भी। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको जितनी भी दवाइयाँ एलोपैथिक हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब हुई हैं उनमें कुछ दवाइयाँ आपके बीपी के लिए होंगी, कुछ डायबिटीज़ के लिए होंगी, और अगर कोलेस्ट्रॉल की कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी भी हो सकती हैं। मगर किडनी के हेल्थ के लिए या उसके रिवर्सल के लिए इन सब में कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो दवा का नाम डालकर आप गूगल कर सकते हैं। तो सोचिए कि किडनी आखिर ठीक कैसे होगी। अब यह मत सोचिएगा कि डॉक्टर को इसका पता नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर की मजबूरी है कि उसके लिए मेडिसिन डेवलप ही नहीं हो पाई है अभी तक, तो डॉक्टर देगा कहाँ से? अब इस स्टेज पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि चलो मान लिया 80% किडनी काम नहीं कर रही। उस 80% में कुछ किडनी सेल्स या कहें नेफ्रॉन्स डेड हो चुके हैं और कुछ अनहेल्दी हैं, मतलब बीमार हैं।
मान लीजिए आधे यानी 40% डेड हो गए, तो उन डेड हुए नेफ्रॉन्स का तो कुछ हो नहीं सकता, मगर 40% जो हेल्दी बनाया जा सकता है, जो अनहेल्दी हैं अभी, और अगर ऐसा होता है तो 40% प्लस 20% इज इक्वल टू 60% किडनी फंक्शनेबल हो जाएगी, जो आसान तो नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं बताता हूं कैसे। यह एक ऐसा रोग है जिसे आप किसी भी एक पैथी से रिवर्स नहीं कर सकते इस स्टेज पर, जब 80% किडनी फेल हो चुकी हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए जैसे किसी देश से युद्ध हो जाए, तो उसे जीतने के लिए देश की तीनों सेनाओं को, मतलब मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं को कंबाइंड अटैक करना होगा, तभी युद्ध जीता जा सकता है। इस बीमारी को भी आप ऐसा ही समझिए। मैं दिखाता हूं आपको। जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्टर दवाइयां वगैरह देकर खाने पीने के बारे में समझाकर भेज देते हैं, और थोड़े समय के बाद कंडीशन ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब डायलिसिस होगी और आप किडनी का इंतज़ाम कर लीजिए, ट्रांसप्लांट करना होगा। इसकी वजह है कि किडनी के स्वास्थ्य के लिए कुछ किया ही नहीं गया ना, तो हालात सुधरेंगे कैसे? यह सब तो था एलोपैथी के बारे में। अब कुछ आयुर्वेद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह तो मेरा सब्जेक्ट है। आयुर्वेद में बहुत सी हर्ब्स यानी दवाइयाँ ऐसी हैं जो किडनी हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन यहाँ यह सब दवाइयाँ नेफ्रोलॉजिस्ट से ही प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए और उनकी सलाह से ही लेनी चाहिए। तो अगर एलोपैथी के साथ साथ पेशेंट आयुर्वेद की मदद भी ले तो बहुत अच्छा होगा, और बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने में ही रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। लेकिन फिर वही बात, यहाँ भी आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के ही पास जाना होगा, तभी भला संभव है। और अगर होम्योपैथी की बात करें तो इसके पास भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन उपलब्ध हैं। अगर कोई पेशेंट इन तीनों पैथी की मदद लेता है तो मेरा मानना ही नहीं, विश्वास है कि वह जरूर किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकता है और अपनी ओरिजिनल किडनी के साथ ही अपना जीवन बड़े आराम से बिता सकता है। मैंने खुद 2 पेशेंट को इस तरह से स्वस्थ होते हुए देखा है, जिनमें सिर्फ मेरी सलाह थी, ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट तीनों नेफ्रोलॉजिस्ट का था। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप अभी मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही आपने बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी कि आप इस घरेलू नुस्खे से अपना क्रिएटिनिन वैल्यू 8 से 2 पर 1 हफ्ते में ला सकते हैं, या 10 दिन में ला सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई काढ़ा इत्यादि पीने की बात हो। तो ऐसी बातों पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि इस स्टेज पर एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, और सच्चाई में ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तो पूरा सिस्टम तैयार करना होता है। यह कोई पेट दर्द, बुखार या दस्तों की समस्या नहीं है जो घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाए। इस रोग और इस स्थिति में तो तीनों पैथी के नेफ्रोलॉजिस्ट और डाइटिशियन सभी की अपनी अपनी भूमिका होगी। डाइटिशियन को भी आप एक डॉक्टर ही समझें, खाने का डॉक्टर। और मैं कहूं तो बिना डाइटिशियन के इस रोग से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। डॉक्टर कभी भी खाने की इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर मरीज का अपना अलग शरीर और सिस्टम होता है। बीमारी की स्टेजेस अलग अलग होती हैं, उनका रहन सहन और वातावरण अलग अलग होता है, और इन सभी चीज़ों को डाइटिशियन कैलकुलेट करता है। और वह भी सिर्फ एक बार में आपका डाइट चार्ट नहीं बना सकता, ये सत्य है। उसे भी एक बार चार्ट बनाने के बाद 1 हफ्ते लगभग पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है, फिर पेशेंट की स्थिति के अनुसार उसमें फिर बदल करता है, और इस तरह से 2 से 3 बार में फाइनल चार्ट बनकर तैयार होता है उस पर्टिकुलर मरीज के लिए। इतनी हाड़ा हुज्जत डॉक्टर कहाँ करते हैं, और यह उनका डिपार्टमेंट भी नहीं है। मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में एक डाइट चार्ट पकड़ा दिया जाता है पेशेंट को, लेकिन यह सभी के लिए कैसे संभव है? आप खुद सोच कर देखिए। हर शरीर की अपनी क्षमताएं होती हैं।
उनकी बर्दाश्त करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और इन सब की कैलकुलेशन सिर्फ डाइटिशियन ही कर सकता है। लिहाजा आप उसकी सहायता जरूर लें। इस केस में डाइटिशियन मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए, ना कि डिप्लोमा होल्डर। एक और बात जो इस केस में सभी नेफ्रोलॉजिस्ट पेशेंट को हमेशा हिदायत देते हैं कि नमक और पानी कम से कम कंज्यूम करें। तो नमक तो ठीक है, उसे तो कम क्या पूरा भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि टेस्ट तो ज़बान जानती है, पेट नहीं। उसे तो बस भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन पानी जिसकी लिमिटेशन सिर्फ 1 लीटर के लगभग कर दी जाती है, यह एक बड़ा मुश्किल काम है और शरीर और स्वास्थ्य के लिए। और उसमें पानी ही नहीं आता, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं जिनमें सब्जी, दाल, दूध, चाय, पानी मिलाकर 1 लीटर होना चाहिए। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझें। एवरी 15 kg वेट पर लीटर वाटर शरीर की आवश्यकता होती है और अगर इसमें कम पानी इंटेक करेंगे तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा होगा। अब मान लीजिए कि पेशेंट का वेट 60 kg है तो लगभग 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक होना चाहिए, मोर और लेस, स्वस्थ शरीर के लिए। और अब इसकी जगह सिर्फ 1 लीटर कर दिया गया है तो डिहाइड्रेशन होना तय है। अब यहाँ पर आपको पानी भी कम से कम पीना है और खुद को डिहाइड्रेशन से भी बचाना है। तो कैसे करेंगे? इसका समाधान भी आपको डाइटिशियन ही देगा, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ रास्ते बताता हूँ। आप पानी की जगह सब्जियों और फलों का जूस लीजिए। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें वाटर कंटेंट 90 से 95% तक होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, लौकी, पेठा इत्यादि। फलों में तो सभी प्रकार के रसीले फल, मगर यहाँ भी आपको बहुत सावधानी रखनी है और डाइटिशियन से पूछकर ही यह सब लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी सब्जियों और फलों में पोटेशियम इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिनको इस केस में निषेध बताया गया है। उनको आप नहीं ले सकते, लेकिन जिन्हें ले सकते हैं उन्हें लें और इस लिमिटेशन में रहते हुए भी आप बड़े आराम से पूरी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। इसमें एक और फायदा होगा आपका। एक्चुअली जो हम सिंपल पानी पीते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा वैसे का वैसा ही बाहर निकल जाता है, परंतु इन सब्जियों और फलों का जो पानी है उसका मैक्सिमम हिस्सा शरीर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें शरीर के काम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे विटामिन्स इत्यादि। तो उन सभी को शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत कम हिस्सा बचता है शरीर से बाहर निकालने के लिए, जिसे किडनी आसानी से बाहर निकाल देगी और उस पर कोई लोड भी नहीं पड़ेगा। इससे होगा क्या कि हाइड्रेशन के साथ साथ शरीर की बाकी ज़रूरतों की भी पूर्ति होती रहेगी। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि यह सब भी आपको अपने डाइटिशियन से पूछकर ही करना चाहिए। मैंने तो एक सलाह दी है, एक रास्ता बताया है आपको। इसका बिल्कुल सही तरीका डाइटिशियन ही बता पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ। अगर आप अनार के दानों को दांत से हल्के दबाकर उसका रस चूसते जाएंगे, यह इस रोग में आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। क्योंकि आप अनार का जूस नहीं पी सकते, क्योंकि इसके बीजों में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो इस केस में बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि किडनी इस स्थिति में पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाएगी। और अगर आपको इसका जूस बनाकर लिया तो उस जूस में बीजों के अंदर जो पोटेशियम है वह भी जूस में आ जाएगा। इसलिए यही अच्छा है कि आप अनार के दानों को दांत से सिर्फ हल्का दबाएं, उसके जूस को निगलने के बाद बीजों को क्रश किए बिना बाहर निकाल दें। यह एक एग्जाम्पल था, परंतु सब कुछ आपको अपने डाइटिशियन से पूछकर ही करना है, इसका ध्यान रखें। इस वीडियो में हमने कुछ जनरल जानकारियां ही समझी हैं, साधारण बातें, जनरल बातें जानी हैं। अगली वीडियो में हम कुछ खास डिटेल्ड बातें इस बीमारी के बाबत जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।